मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन या नगर योजना या नगर के विस्तार की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उसके विषय में हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग नगर योजना के विषय में बात करेंगे। नगर योजना के विषय में हम लोग आज बात करेंगे कि इसकी नगर योजना कैसी थी, नगर विस्तार कैसे था। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली जो विशेषता थी उसकी नगर योजना और जल निकास प्रबंधन। नगर योजना और जल निकास प्रबंधन जो था यह इसकी प्रमुख विशेषता थी। यह प्रमुख विशेषता थी। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना जो था वो जाल पद्धति पर आधारित था। यानी कि जाल पद्धति पर जो है आधारित था। जो नगर मिले हैं, जिस नगर का खोज हो चुका है, उस नगर के अवशेषों से पूरब एवं पश्चिम दिशा में दो टीले मिले हैं। पूरब टीला में जो स्थित पूरब दिशा में स्थित टीला पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, और जबकि पश्चिम के टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना पढ़ रहे हैं, तो नगर यानी कि इस सभ्यता का दो प्रमुख विशेषता थी, एक नगर योजना, दूसरा जल निकास प्रबंधन। और ये जो नगर योजना जो था ये जाल पद्धति पर आधारित था। और जो अभी तक जो भी हम लोगों को वहां नगर मिले हैं जिसके विषय में हम लोग थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, तो देखा गया है कि वहां पूरब एवं पश्चिम दिशा में दो टीले मिले हैं, दो टीले हैं। पूरब दिशा में जो टीला है उस पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले, यानी कि नगर होगा, शहर होगा या लोग रहते होंगे। और पश्चिम के टीला पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिएगा कि लोथल और सूरकोटदा का आप लोग नाम सुने हैं। तो लोथल और सूरकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, एक ही बाउंड्री लाइन से घिरे हुए हैं। और इसमें आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ तथा कालीबंगा, इनकी जो नगर योजना देखिएगा तो बिल्कुल एक समान है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी, किंतु कालीबंगा में कुछ अंतर आ गया है। तो क्या अंतर आया है कालीबंगा में? कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली न होने, यानी कि कालीबंगा में जो जल निकास प्रणाली था वह उतनी उत्तम नहीं थी, और कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण कालीबंगा जो है ऐसा लगता है कि यह दीनहीन बस्ती थी, यानी कि गरीबों की बस्ती थी, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी, किंतु कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली न होने एवं कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण यह एक दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है। अब आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पूरा स्थल से, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पूरा स्थल से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। केवल मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है जहां से एक स्तूप का अवशेष मिला है। यद्यपि इसे भी जो स्तूप जो मोहनजोदड़ो मिला है उसे भी कुषाण काल का माना जाता है, कुषाण कालीन माना गया है। अब आगे देखेंगे
कि हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी करने का उद्देश्य रहा। तो इसका उद्देश्य क्या रहा, अब यह भी देखना होगा कि हड़प्पा कालीन जितने भी जो नगर हैं जो कि चारों ओर से बाउंड्री किलेबंदी की गई है, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि नगरों की शत्रुओं के प्रबल आक्रमणों से रक्षा करना नहीं, बल्कि लुटेरे और पशु जो दस्यु थे, जो पशु का चोरी करते थे, उनसे सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा का उपाय किया गया था। तो आप लोग एक बार और ये जान लें कि हड़प्पा कालीन नगर का जो चारों ओर से जो किलेबंदी की गई थी, जो बाउंड्री की गई थी, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि बाहरी जो आक्रमण होगा या नगर की शत्रुओं का जो आक्रमण होगा उससे रक्षा करना, ये नहीं था, बल्कि उस किलेबंदी का उद्देश्य था कि जो लुटेरे और पशु जो चुराते थे दस्युओं से, जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये उपाय किए गए थे। अब देखिए इसमें अब उठता है कि इसके यहां की सड़कें कैसी थी। यहां जो है हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी, तो आपको पता होगा जब आप पढ़ते हो किताब में, तो यहां की सड़कें गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी वह जाल जैसी प्रतीत होती थी। अब इसमें देखेंगे कि कालीबंगा स्थल के विषय में आप सभी जानते होंगे। कालीबंगा में निर्मित जो सड़कों और गलियां जो हैं वह एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। कालीबंगा में जो सड़कें और नालियों का जो निर्माण किया गया है वह समानुपातिक ढंग से किया गया है, और नगर की प्रमुख सड़क को, जो नगर था उसकी प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया है। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, और जहां यह प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस जो है कहा गया है, और सड़क जो थे वो मिट्टी की बनी होती थी। तो सड़कों में आपने देख लिया कि सड़क में हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग जो है इस पर चलते हैं नालियों पर, यानी कि सड़कें के बाद नालियां, क्योंकि ये भी विशेषता थी, इसके विषय में भी हम लोग को जानना है क्योंकि हम लोग नगर योजना पढ़ रहे हैं। तो देखिए नालियां जो थी उसमें जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की बहुत विशेष विशेषता, जिसको अद्वितीय विशेषता जो कह सकते हैं वो कहेंगे हम। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अद्वितीय विशेषता थी, जो हमें अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं मिला है। अब देखिए कितना उस समय का, यानी कि नाली जो बनाने की जो प्रक्रिया थी, नाली जो बनाई गई थी वो कितने शानदार तरीका से बनाया गया था कि नालियां ईंटों या पत्थर से ढकी होती थी। इसके निर्माण में मुख्यतः ईंट और मोटारों का प्रयोग किया जाता था, पर कभी कभी चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। जो घर से जो जल जो बहता था, जो जल बाहर निकलता था, वह मोरियों के द्वारा, यानी कि नाली, छोटी छोटी नालियों के द्वारा मुख्य नालियों में मिलती थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत ही अद्भुत थी तथा हड़प्पा की निकास प्रणाली जो था वह भी विलक्षण थी। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं भी होते थे। ये सब याद रखने की जरूरत है। और देखिए एग्जामिनेशन में ये जितना चीज कहा जा रहा है, ये चीज को अगर ध्यान से आप कीजिएगा तो आपको फायदा, अगर बीपीएससी में ऑप्शनल आप रखते हैं तो आपको मालूम है ना कि ऑप्शनल अब जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, जिसमें 40, जनरल को 40% लाना होता है, ऐसे जो ओबीसी को 36
ओबीसी अति पिछड़ा को जो है आप देखेंगे 32 ऐसे करके है, तो ये इससे भी आप वहां मार्क माने फायदा उठा सकते हैं। अब जो है, अब देखिए नालियों के बाद आता है ईंट की बात। तो ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों से पूर्ण रूप से बने हुए थे। जबकि अब देख लीजिए, जबकि कालीबंगा एवं रंगपुर, कालीबंगा एवं रंगपुर, ये दो स्थल का देखिएगा कि एग्जामिनेशन में पूछता है कि ये यहां का जो नगर था ना, वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। ये जो है किसके बने होते थे? कच्ची ईंटों के बने होते थे, कालीबंगा और रंगपुर। क्लियर हो गया? अब उठता है कि ये जो था ईंटों की विशेषता, तो आप देखिएगा सभी प्रकार के ईंटों की एक विशेषता थी। क्यों, क्या थी? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ईंट जो थे एक निश्चित अनुपात में बने थे और अधिकांशतः जो ईंट था वह आयताकार था। जो अधिकांशतः ईंट था वह आयताकार था, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की दूनी तथा ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी होती थी। अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात ईंटों का जो था वो था 4:2:1 का था। ठीक है। सामान्यतः एक ईंट का आकार, अब देखिए एक ईंट का भी आकार हम लोग देख सकते हैं कि एक ईंट का आकार 10.25 इंटू 5.0 इंटू आप देखेंगे कि 2.25 इंच जो है ये था। ठीक है ना। बड़े ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था वह नालियों को ढकने में किया जाता था। क्लियर हो गया? अब देखिएगा कि मोहनजोदड़ो से जो मिली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट जो था वह था 51 इंटू 26.27 cm इंटू 6.35 cm, यानी कि जो मोहनजोदड़ो से जो मिला है ईंट, जो सबसे बड़ी ईंट जो मिला है वह था 51 इंटू 26.27 इंटू आप देखेंगे कि 6.35 cm। ये जो है इसकी आकार थी। ये सब सीएम में है, ए भी सीएम यानी कि सेंटीमीटर में ये है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जैसे अब हम लोग नगर योजना में जल निकास की बात किए, सड़क की बात किए, नालियों की बात किए, ईंट की बात किए, तब हम लोग को भवन की बात कर लेनी चाहिए। भवन की उतने जो है करने के बाद अब भवन का भी हम लोग कर लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा कालीन नगरों के भवन 3 जो है श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। हड़प्पा कालीन नगरों के भवन कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। तो ये 3 भागों में जो बांटा जा सकता है तो ये कौन कौन हो सकता है? तो पहला देखिएगा आवासीय भवन हो गया। फिर जो है दूसरा विशाल भवन हो गया, विशाल भवन। और तीसरा आप देखिएगा यह सार्वजनिक स्नानागार एवं अन्नागार, सार्वजनिक स्नानागार एवं
अन्नागार। यानी कि जो भवन हड़प्पा सभ्यता में जो मिला था वह भवन को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, आवासीय भवन, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार एवं अन्नागार। क्लियर हो गया? मकानों का निर्माण जो हुआ है वह बेहद सादगीपूर्ण से हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि उस सब में एक रूपता थी। मकानों का जो निर्माण इस कालखंड में हुआ हड़प्पा सभ्यता में वह सादगीपूर्ण किया गया था, उसमें एक रूपता थी। लेकिन आप देखिएगा कि कालीबंगा के कुछ मकान की फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया है, ये कालीबंगा के विषय में। लेकिन आप देखेंगे कि हड़प्पा काल में जितने भी मकान है, कहा जाता है कि प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार यानी कि स्नान करने वाला घर होता था। यानी कि प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। किधर खुलती थी? पीछे की ओर। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की तरफ, पीछे की ओर से खुलते थे। सामान्य रूप से देखा गया कि मकान छोटे होते थे जिसमें 4 या 5 कमरे होते थे। कुछ बड़े आकार के भी भवन मिले हैं, कुछ बड़े आकार के भी भवन मिले हैं जिसमें 30 कमरे तक बना होता था और 2 मंजिल भवन का भी निर्माण हुआ था और प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियां भी होती थी। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो है राजनीतिक व्यवस्था। जय हिंद, जय भारत।